नमस्कार। आप देख रहे हैं डेलीबिहार.com और मैं हूं रोशन झा। क्लासिकल लैंग्वेज स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा विगत कुछ दिनों पहले 5 भाषाओं को मान्यता दी जाती है और जिसमें मैथिली को छोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर विरोध शुरू होता है और अंत में स्टैंडिंग कमिटी की ओर से कहा जाता है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण मैथिली को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ताजा अपडेट के अनुसार आज बिहार सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ लेखक और मैथिली साहित्यकार भैरवलाल दास जी हैं, जिन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज स्टैंडिंग कमिटी के पास मैथिली भाषा को मान्यता देने के लिए प्रस्ताव भेजा था। सर, स्वागत है आपका। आपका स्वागत है। सर, आज राज्यसभा सांसद संजय झा ने फेसबुक पर जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए मैथिली को प्रस्ताव भेज दिया है केंद्र सरकार के पास। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये बहुत ही गौरव का संवाद आपने दिया। हम बहुत प्रसन्न हैं और मैं तो इस रूप में देखता हूँ, जो माननीय सांसद अभी वो संजय झा जी राज्यसभा के माननीय सांसद भी हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए राजी किया, मैथिली को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने के लिए भारत सरकार के पास बिहार सरकार अपनी अनुशंसा भेजे। आज वह संवाद हम लोगों को मिला, आपके माध्यम से मिला है, जो माननीय सांसद महोदय ने फेसबुक पर में इसका जिक्र किया है। हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। हम मैथिली भाषी जो भी लोग चाहते थे जो मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में भारत सरकार अधिसूचित करे, हम उनकी ओर से उन्हें बधाई देते हैं, बिहार सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं जो भारत सरकार अब इस मामले में अपने दायित्व का निर्वहन करके जल्दी से उस समिति की बैठक बुला करके और ये दिन हम लोगों को दिखाए। ये अधिसूचना पढ़ने को हम लोग तरस रहे हैं, जो जितना जल्दी हो सके क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में हमारी मातृभाषा मैथिली को वो स्थान मिल जाए। आपने ड्राफ्ट तैयार किया था, काफी मेहनत लगी होगी। क्या लगता है आपको, मैथिली भाषा डिजर्व करती है एज ए क्लासिकल लैंग्वेज? बिल्कुल डिज़र्व करती है। ये मैंने ही नहीं तैयार किया था, मैंने मैथिली साहित्य संस्थान की ओर से ये दिया था। इसमें मैथिली संस्थान के अन्य स्कॉलर भी इसमें साथ हुए थे। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा जी ने, जो मैथिली साहित्य संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था। हम लोगों ने उन सभी साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की थी, जिसके आधार पर हम ये कन्विंस कर सकें, लोगों को ये बता सकें, जो मैथिली काफ़ी पुरानी भाषा है। हमारे पास ये चैलेंज था, ये चुनौती थी, जो हम ऐसे साक्ष्यों की तलाश करें जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं जो मैथिली इतने वर्ष 1500 से 2000 साल पुरानी है। हम लोगों ने चर्यापद का उल्लेख किया था। हम लोगों ने उसके बाद के जितने भी हमारे पास पांडुलिपि है जो मैथिली साहित्य के इतिहास में वर्णित है, उन सब चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से हमने फोटोस्टेट करा करके 320 के आसपास पन्ने होंगे, उसमें हम लोगों ने दिया था। हमने उन सभी विद्वानों के दस्तावेज़ों को उसमें सन्निहित किया था, जो कि मैथिली साहित्य के बड़े अध्येता हैं, बड़े नाम हैं उनके, और उसके आधार पर कोई भी आदमी उस दस्तावेज़ के आधार पर यह समझ सकता है, जो मैथिली काफ़ी पुरानी भाषा है और क्लासिकल लैंग्वेज के शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित होने के लिए पूर्ण क्षमता रखती है। बल्कि भारत सरकार को यह गौरव होगा जिस दिन वो क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मैथिली को अधिसूचित करेगी। सर, आप मैथिली साहित्यकार भी हैं। संक्षिप्त में अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले मैथिली साहित्य का इतिहास या मिथिलाक्षर का उल्लेख किस कालखंड में मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात है, आप स्टोन इंस्क्रिप्शन में 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी के बाद से मिथिलाक्षर मिलना शुरू हो जाता है। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन हमारे पास में ये पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो हमारी लिपि, हमारी भाषा कितनी पुरानी है। अब आप यदि आप अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे,
तो आपके नालंदा विश्वविद्यालय को, जो नालंदा का आपका अध्ययन केंद्र था, विश्वविद्यालय था, उसको जला दिया गया था। जो जलाने से 50 वर्ष पहले वहाँ के पंडितों ने, वहाँ के जो प्रोफ़ेसर थे, जिसको आप प्रोफ़ेसर आज कह सकते हैं, उन लोगों को ये आभास हो गया था जो इस पर संकट आने वाला 50 वर्ष पहले, और उन्होंने अपनी सारी पांडुलिपियों को यहाँ से तिब्बत भेजना शुरू किया था। तिब्बत भेज करके उसके बाद के दिनों में तिब्बत से हमारे पास में वो आई है, जिसमें कि मिथिलाक्षर के वो ग्रंथ हैं। इससे हमको ये पता चलता है जो हमारे मिथिलाक्षर के ग्रंथ नालंदा के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होते थे, विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होते थे। लेकिन वो तो साक्ष्य अब हमारे पास में है नहीं। तो हमारे पास में जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसमें हमने कहा चर्यापद का हमने नाम लिया, हमने स्टोन इंस्क्रिप्शन का नाम लिया, जो कि हमारे आंध्राठारी का जो मंदिर था उसमें स्टोन इंस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है, बाकी जगहों पर में भी, कई जगह पर में है। तो इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं जो हमारी ये भाषा, हमारी ये लिपि बहुत पुरानी है, और इसे यदि शास्त्रीय का नहीं देंगे तो भाषा के साथ आप एक तरह से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर काफ़ी हल्ला हुआ। अगर भविष्य में मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया जाता है, इससे मिथिला या मैथिली भाषा को किस तरह से लाभ होने वाला है? देखिए, इससे मिथिला और मैथिली भाषा को 2 तरह से लाभ होगा। आप उदाहरण के लिए हम कहते हैं, दरभंगा आप चले जाइए, दरभंगा में एक मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट है। साढ़े 12,000 पांडुलिपियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, जो कि या तो संस्कृत की पांडुलिपियाँ हैं, मिथिलाक्षर में लिखी हुई है, कैथी में लिखी हुई है, या अन्य चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण है। वो पांडुलिपियाँ जनरेशन का जनरेशन बीत रहा है, और वो अलमीरा में एक धरोहर के रूप में रखी हुई है। आज क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में अधिसूचित होगी, तो उसको पढ़ने के लिए, ट्रांसलेशन करवाने के लिए, पब्लिकेशंस के लिए हमारे पास रिसोर्स जनरेट होंगे। वो रिसोर्स पैसा के रूप में भी होगा, वो रिसोर्स विद्वान के रूप में भी होगा। और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के की जो लाइब्रेरी है, जो आर्काइव्स है, उसमें देखिए कितने पड़े हुए हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग रखे हुए हैं। विदेशों में हमारी पांडुलिपियाँ हैं, बहुत जगह हमारी चीज़ें हैं जो कि क्लासिक्स है, जिसको कि 1000 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है। हम उनमें वर्णित चीज़ों को प्रकाश में नहीं लाएँगे, हमारे लोग जनरेशन नहीं पढ़ेंगे, तब तो हम ऐसे ही मूर्ख होकर के चले जाएँगे, मर जाएँगे। कौन पढ़ेगा उसके? क्या हमारे लिए उपयोगी है? यदि समाज नहीं उपयोग करेगा, तो समाज की तो गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। हम किताब क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपनी मूर्खता को, हम अपनी अज्ञानता को दूर कर सकें। वो हमारे लिए कुंजी के रूप में पड़ी हुई है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? इसके कई कारण हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा क्षेत्र है, हम विद्यापति का क्षेत्र है ये सीता का क्षेत्र है, यहाँ तो खाली ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम अपग्रेड कर सकते हैं, उसको स्किल दे सकते हैं, और इस पूरे क्षेत्र को, पूरे विश्व के जो स्कॉलर्स हैं, वो यहाँ आकर के यहाँ की चीज़ों को पढ़ करके गौरवान्वित होकर के यहाँ की जो हमारी पुरानी संस्कृति है, और जो हमारा गौरव का अध्याय है, उस अध्याय को यहाँ से बाहर ले जाएंगे। तो हमारा हमारा एक नया ब्रांडिंग शुरू होगा, जो भाई हम यहाँ पर में सिर्फ अभाव का क्षेत्र नहीं है, ये ज्ञान का क्षेत्र रहा है। बालो हम जगदानंदा नमे बाला सरस्वती, अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। हमारा ये ब्रांड श्लोक है ये, जो हमारा भले ये 5 साल पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन हम पूरा जानकारी रखते हैं। तो जिस क्षेत्र का बच्चा बचपन में ये सिखाया जाता हो, जो आपकी 5 साल भले ही नहीं पूरी हुई हो, लेकिन आप इतना कुछ पढ़ लीजिए, आप समझिए वहाँ का क्लासिक्स कितना बढ़िया रहा चुका। वहाँ के लोग कितने गुणी रहे होंगे, वहाँ की गुणवत्ता, विद्या की पराकाष्ठा क्या रही होगी? कैसे लोग वहाँ पर अपने चरित्र को लेकर के, अपने न्याय पद्धति को लेकर के, अपने सब वहाँ के पर्यावरण को लेकर के क्या स्थिति वहाँ रही थी। तो हम उन्हीं चीज़ों को, जो हमारे अलमीरा में बंद करके रखी गई है, ये यदि होता है, तो हमें एक बल मिलेगा, हमें भारत सरकार का सहयोग मिलेगा, बिहार सरकार का सहयोग मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को का हमको सहयोग मिलेगा, वो हमको पैसा से सहयोग करेगी, स्कॉलर देगी, फ्रेंच स्कॉलर्स आएँगे, जर्मन यहाँ के आएँगे, अमेरिकन आएँगे, बाकी जगहों से लोग आएँगे, हमारी जो गुण है, हमारे गुण को विदेशों में प्रचार होगा, हमारा क्षेत्र का ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा। हम एक ओर अपनी अज्ञानता दूर दूर करेंगे, दूसरी ओर विश्व की अज्ञानता दूर करने की भी क्षमता हम रखते हैं। ये लेकिन तब होगा जब हमारे पास जो ग्रंथ रखे हुए हैं, वो ग्रंथ प्रकाश में आएँगे, उसके अनुवाद होंगे, उससे लोग
लाभान्वित होंगे। यूनिवर्सिटी पर एक दबाव बनेगा जो भई आप नई-नई चीज़ों को पढ़ाइए, नई-नई चीज़ों पर रिसर्च करवाइए, प्रोफ़ेसर पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, एक नया वातावरण आपने तैयार कहा होगा। कि मैथिली एक ऐतिहासिक भाषा है, लेकिन आज भी प्राथमिक शिक्षा से मैथिली गायब है। अगर हम मिथिला क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल की बात करें या सरकारी स्कूल की बात करें, बच्चों को मैथिली नहीं पढ़ाया जाता है। तो क्या लगता है कि क्लासिकल लैंग्वेज बनने के बाद बिना प्राथमिक शिक्षा के कुछ पॉजिटिव हो पाएगा? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब इस चीज़ को तो एक एक तरह से लोगों को एक कन्विंस करने की ज़रूरत है। प्राथमिक शिक्षा में यदि मैथिली नहीं होगी, तो हम मैथिली लिखना नहीं सीखेंगे, हम मैथिली बोलना नहीं सीखेंगे, हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, हमारे अनुवाद ठीक नहीं होगा, हर्षई दीर्घई हर्षों दीर्घों में मानक हमारा कुछ नहीं होगा। तो हमें ये ज़रूरत है और ऐसा कोई विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जो यह एडवोकेसी नहीं करता हो, जो बच्चों की छोटे लेवल की पढ़ाई उसको अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, चाहे उसकी माँ की भाषा जो भी हो। क्योंकि उसकी संवेदनशीलता से जुड़ी रहती है, भावना से जुड़ी रहती है। उसमें बच्चा ग्रामर आए कि नहीं आए, माँ के आँख से वो समझ लेता है जो माँ क्या कहना चाहती है। तो इसका तो कोई विवाद ही नहीं होनी चाहिए, जो मैथिली में प्राथमिक शिक्षा की भाषा मैथिली होनी चाहिए। अब क्या है जो आपको खुद अपनी भाषा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको खुद अपने क्षेत्र पर भरोसा नहीं है। आप ये सोचते हैं, चाहे आप जिस स्तर के हों, पहले क्या थी जो हम सोचते थे जो अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो हमको नौकरी जल्दी मिल जाएगी। अब हम सोचते हैं जो नहीं अंग्रेजी पढ़ने से नहीं होगा, हम यदि फ्रेंच पढ़ लेंगे, जर्मन पढ़ लेंगे तो हमको और नौकरी जल्दी मिल जाएगी। तो ये इसमें कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप अधिक भाषा पढ़िए तब फिर अधिक मातृभाषा के प्रति आपका स्नेह जगेगा। लेकिन मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है, आज तक नहीं विकल्प हो पाया है। यदि मातृभाषा से आप टूटेंगे, तो आप अपनी मातृ क्षेत्र से टूटेंगे, अपनी मिट्टी से अलग हो जाएँगे और मिट्टी से यदि अलग हो जाएँगे तो आपका वजूद हवा में उड़ता रहेगा। आप किसी क्षेत्र के नहीं रह पाएँगे, आप आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। आप ठीक है, मातृभाषा के लिए हम वकालत करते हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन अब इसके साथ और कई इश्यूज जुड़ गए हैं। क्या इश्यूज जुड़ गए हैं जो आपके अभिभावक को भी ये कन्विंस होना पड़ेगा, जो भई हमारे बच्चे मैथिली में क्यों सीखें? हम लोग मजाक में कहते हैं जो मैथिली हमारी दादी माँ की भाषा है, अब तो मातृभाषा भी नहीं है, क्योंकि माँ भी अपने बच्चे के साथ मैथिली में संवाद नहीं करती है। तो ये खराब स्थिति है। हम यदि बच्चों के साथ मैथिली में बात नहीं करेंगे, बच्चे हमारे साथ मैथिली में बात नहीं करेंगे, तो अपनी पूरी भावना हम तक नहीं पहुँचाएँगे। हम अपनी पूरी भावना बच्चों तक नहीं पहुँचा सकते हैं। यही कारण है कि जो अब घर में भी आपको एक दूसरा माहौल समझ में आता है। जब तक मैथिली में बात हो रही थी, तो बच एक सकारात्मक माहौल था। अब यदि भाषागत दृष्टि से दूसरे तरह के माहौल हो रहा है, तो विघटन हो रहा है, टूट रही है समाज। समाज में कई तरह की विषमताएँ दूर हो रही है। तो आप मैथिली में यदि आप करते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा नहीं पाए हैं, आप उनके लिए उनको उनको आप आवाज़ किस तरह का देंगे? वो अपनी व्यथा, कथा कैसे कहेंगे? वो तो अपनी मातृभाषा में ही कहेंगे। तो मातृभाषा के लिए आपका स्थान नहीं है, तो वो तो होना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है कि नीतीश कुमार जी के पहल पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, की हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान दिया था। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार ने इससे पहले और अब क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर, मैथिली को लेकर जो कदम उठाया है, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक है? बिल्कुल ऐतिहासिक है, हम बधाई देते हैं, हम नीतीश सरकार जी को बधाई देते हैं, पूरे कैबिनेट को बधाई देते हैं। इस क्लासिकल लैंग्वेज में बिहार सरकार के जिन लोगों ने भी सहयोग किया, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, जो उन्होंने अब वो अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लगा करके भारत सरकार को राज़ी करके जल्दी से उस बैठक करवा करके हम लोग व्यग्र हैं। हम तो सोचते हैं जो कल आए सो आज ये सूचना आ जाए जो क्लासिकल लैंग्वेज में हमारी में आ गई। लेकिन ये हमारे लिए एक नया एक उत्तरदायित्व का भी गठन करता है, उत्तरदायित्व भी हमारा है। हम आपसे प्रतिप्रश्न पूछते हैं, जो आपका 2003 में अष्टम अनुसूची में मैथिली को स्थान दे दिया गया, क्या आप इसकी सूची क्यों नहीं बनाते हैं, जिसके बाद भाषा के विकास में क्या-क्या परिवर्तन हुए थे? हमारा यदि एक विंडो खुलता है, तो एक भाषाविद के रूप में या एक भाषाई के रूप में हमें अपनी ज़िम्मेवारियों को भी सीखना चाहिए। आप देख लीजिए जो दूसरे स्टेट्स दूसरे भाषा किस तरह अपनी भाषा नीति बनाती है। दूसरे देश में भाषा नीति किस प्रकार बनती है। क्या हमारे पास में ऐसा कोई पहले से तैयारी है?
जो आज पहले 2003 में अष्टम अनुसूची में बना मैथिली सम्मिलित हुआ। अभी भगवान की कृपा से, सीता माता के आशीर्वाद से, नीतीश बाबू की सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से अब क्लासिकल लैंग्वेज में होगा ही, आज होगा या कल होगा, होना ही होना है। उसके बाद क्या होगा? क्या आपने अपनी पांडुलिपियों का कोई सर्वे करके रखा है? तो कौन-सी पांडुलिपियाँ हैं जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है? नहीं पढ़ी गई है तो उसके पीछे क्या रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है? स्कॉलर्स चाहिए कि पैसा चाहिए? आपको ये जो इस भाषा मैथिली भाषा को लेकर के जो गौरव करते हैं, वो अपने भाषा के प्रति कुछ उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करें। वो अपने भाषा को लेकर के थोड़ा साकांक्ष भी हों, वो आगे पीछे देखें भी, क्या चीज़ करने से हमारे भाषा का विकास होगा? क्या चीज़ करने से हमारी नई पीढ़ी का मनोबल बढ़ेगा, उसमें नैतिक गुण बढ़ेंगे, उनकी ज्ञान क्षमता में वृद्धि होगी। और नहीं तो चाहे कुछ भी नोटिफ़िकेशन आप करवा दीजिए, यदि आप उस नोटिफ़िकेशन से लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं, तो एक वो ऐसे ही चीज़ बन कर के रह जाएगी। तो ये थे भैरवलाल दास जी, जिन्होंने कहा कि बिहार सरकार का कदम ऐतिहासिक है और उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द मैथिली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दे दी जाएगी। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।